वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज जिसमें हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की वीडियो कंसेप्ट की हमने ऑलरेडी डाली हुई है बिल्कुल डीप में, जिसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज आप उसे देखिए। इससे एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और दूसरा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी इनमें से इंक्लूड हुआ तो वो आप अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं, आप उनकी भी वीडियो जरूर देखिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A complex, sophisticated system that regulates and coordinates the body's basic functional एंड एक्टिविटीज इज यानी कि एक सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी नर्व्स को इंक्लूड किया जाता है जो हमें मदद करता है रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने में, किसमें? बेसिक फंक्शंस को। तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, उनका पता नहीं चलता, पूरी बॉडी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से मिलकर बना है? वो बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बोथ, या फिर इधर ए और बी। तो वो दोनों चीजों से मिलकर बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। आगे हम इनको दोनों को डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जिसमें होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम क्या कह सकते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द डिजीजेज ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर कोल्ड। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उनके जो डिजीजेज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारा टॉपिक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर जो डिजीजेस हो जाती है, नर्व्स जिससे अफेक्ट होती है, उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाउ मेनी डिसऑर्डर्स कैन नर्वस सिस्टम हैव। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन हमें क्या होता है, एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता। तो हमें क्या दिया हुआ है कि मोर देन 500, 500 से ज्यादा हो सकती है, 600 से, 500 से नहीं, वो 600 से भी ज्यादा होती है, लेस देन नहीं होती, 600 से ज्यादा होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट विच इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड एंड नंबर 1 कॉज इन हाई इनकम कंट्रीज। यानी कि पूरे विश्व में तो तीसरे नंबर पे कॉज माना जाता है, और जो हाई इनकम वाली कंट्रीज होती है उनमें सबसे पहला कॉज माना जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का। वो क्या है? वो है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें वन इज नॉट अ कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। तो मतलब ये कॉजेज दिए हुए हैं, इनमें से एक नहीं है और बाकी है, देख लेते हैं कौन से हैं। लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड कॉजेज, बिल्कुल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा रहन सहन, खाना पीना, हम कैसे हमारी अर्निंग करते हैं, कैसे, वो सारी चीजें, और हमारा न्यूट्रिशन यानी कि बैलेंस डाइट, ये सारी क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर है स्ट्रक्चर नॉर्मेलिटीज इन ब्रेन, स्पाइनल कोड, या फिर नर्वस, नहीं, स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटीज नहीं होती, स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज होती है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये कॉज नहीं है, यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज होता तो ये कॉज में माना जाता। ठीक है, फिर है बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज इन नर्वस सिस्टम। बिल्कुल, तो जो भी ये बायोकेमिकल, जो भी ये इंडस्ट्री वगैरह से केमिकल्स होते हैं, इनकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है उससे भी नर्वस सिस्टम में डिजीजेस हो सकती है, जेनेटिक्स कॉजेज भी ये हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें फ्रंटल लोब डैमेज, पैरिएटल लोब डैमेज, टेम्पोरल लोब डैमेज और ओसिपिटल लोब डैमेज, ऑल आर टाइप्स ऑफ। तो जो फ्रंटल लोब डैमेज है ये क्या होता है? ये ड्यू टू हेड ट्रोमा, यानी कि जो ब्रेन में इंजरीज होती है उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हायर मेंटल फंक्शंस जैसे मोटिवेशन, प्लानिंग, सोशल बिहेवियर, स्पीच प्रोडक्शन, ये परफॉर्म करता है, ये अफेक्ट हो जाते हैं। और फिर है
पैरिएटल लोब डैमेज, ये किस वजह से होता है, राइट लेफ्ट कंफ्यूजन होती है हमें, उसकी वजह से होता है, ठीक है। और फिर है टेम्पोरल लोब डैमेज। टेम्पोरल लोब डैमेज में क्या होता है, वर्बल और जो मीनिंग्स वगैरह है वो समझने में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और फिर क्या है, ओसिपिटल लोब डैमेज, इसमें क्या होता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, या तो ये बोथ आईज में हो सकता है या किसी भी इल्यूजन की वजह से हो सकता है। तो ये सारे के सारे किसके टाइप है, ये ब्रेन डिसऑर्डर के टाइप माने गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, मैच द फॉलोइंग ब्रेन डिसऑर्डर्स टाइप्स विद देयर नेम एंड डिसेबिलिटी। तो ये हमारे पास ब्रेन डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं, कौन से हैं, अफेसिया, अप्रेक्सिया, डायस्ग्राफिया और एग्नोसिया। तो ये क्या क्या है, इसमें भी कैसे पता चलता है कि अफेसिया में क्या होता है, इनका नाम या फिर इनकी डिसेबिलिटी देखते हैं। ऑप्शन तो अफेसिया, अफेसिया क्या होता है, अफेसिया में क्या होता है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज लर्निंग अफेक्ट होती है। और जो अप्रेक्सिया होता है, अप्रेक्सिया में क्या होता है, जो हम सीक्वेंस होते हैं, चीजों को सीक्वेंस नहीं कर पाते, पैटर्न में अरेंज नहीं कर पाते। और जो डिस्ग्राफिया होता है उसमें क्या होता है, रिटन एबिलिटी हमारी अफेक्ट होती है। और एग्नोसिया में क्या होते हैं, हम लोगों को पहचानने में मतलब इजीली पहचान नहीं पाते, ठीक है। तो इसको मैच कीजिए, तो अफेसिया क्या हो जाएगा फोर्थ और अप्रेक्सिया क्या हो जाएगा थर्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें, which among the following is not a type of peripheral nervous system disorder। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, हमने पढ़े थे 2 टाइप्स होते हैं, उसके जो टाइप्स बताए गए हैं, एक उसका टाइप्स नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। डिसार्थिया, डिसार्थिया हमने क्या पढ़ा था, स्पीच उससे इन्फेक्ट होती है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलैजिया, जिसमें क्या होता है, क्लिनिकल नर्व डिसऑर्डर होता है। फिर स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी, और सेंट्रल न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। तो जो इसमें से कौन सा टाइप नहीं है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, डिसार्थिया नहीं, क्यों, डिसार्थिया किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, व्हेन अ नर्व इज कंप्रेस्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड फ्लो, प्रॉपर ब्लड फ्लो, देन इट इज नोन एज, यानी कि जब कोई नर्व मतलब सिकुड़ जाती है हम कह सकते हैं, और जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, तो वो किसका कारण माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एक किस्म से डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कि ब्लड फ्लो हमारी बॉडी से प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, all are signs and symptoms of neurological disorder except, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के टाइप्स और साइंस और सिम्टम्स में कैसे पहचान सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के, वो बताए गए हैं, उनमें से एक नहीं है। जब पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए, बिल्कुल कि जब हमारी बॉडीज है, कोई नर्व्स काम नहीं करती, तो वो बॉडी का पार्ट ही काम करना बंद हो जाता है, तो वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। वॉल्यूंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पर आएगा इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री जब हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन तो हमारी इच्छा के बिना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सिम्टम्स और साइंस नहीं है। फिर है एबनॉर्मल प्यूपिल साइज और नॉन रिएक्टिविटी टू लाइट, बिल्कुल जो हमारा प्यूपिल का साइज है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और हमारे जो देखने की क्षमता भी है वो प्रॉपर नहीं होती। फिर है इनएबिलिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट, बिल्कुल तो हम अपनी किसी बॉडी पार्ट को मूव नहीं अच्छे से कर पाते, तो ऑप्शन बी इसमें गलत है, ये साइन सिम्टम्स नहीं है, बाकी सारे साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ फंक्शंस as well as body system, for example control of body temperature, blood pressure, muscles, digestion, appetite, movement and sight are governed or participated by, यानी कि क्या कह रहा है कि जब हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या होता है कि हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना, जो हमारे टेम्परेचर पे कंट्रोल करना, ब्लड पे, ये सारे के सारे कॉजेज बताए गए हैं। जब वो अच्छे से गवर्न नहीं हो पाते तो उसे क्या बोलते हैं, वो जब अच्छे से गवर्न करते हैं तो वो नर्वस सिस्टम से के थ्रू गवर्न करते हैं, मस्कुलर सिस्टम से भी नहीं होते, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी नहीं, नर्वस सिस्टम है ये सारी चीजों को कि बॉडी के ऊपर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को देखना, मसल्स का कंट्राडिक्शन होना, कंप्रेशन होना, डाइजेशन, ये सारे नर्वस सिस्टम से होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बर्निंग, नंबनेस यानी कि जैसे झुंझुनाहट होना, पिंस एंड नीडलिंग यानी कि प्रिकलिंग होना, सेंसेशन, मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस, एंड सेंसिटिविटी
ऑल सिम्टम्स ऑफन ओरिजिनेटेड इन, यानी कि जो ये हमारी बॉडी में जो झुंझुनाहट होती है, जो हमारी सेंसेशन होती है, जो हमारी मसल्स वीक हो जाती है या फिर पैरालिसिस हो जाते हैं, ये सारे किसके कॉजेज सिम्टम्स माने गए हैं? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स माने गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें नार्कोलेप्सी इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टाइप्स में। जो नार्कोलेप्सी उसमें क्या होता है? स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल ट्यूमर मे बी ट्रीटेड विद एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटीज एक्सेप्ट, यानी कि जो हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल में हमारा जो ट्यूमर हो जाता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं किसी भी और इन सारों से, लेकिन एक उसमें नहीं इंक्लूड होता है। तो पहले देखते हैं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो सिम्टम्स किस वजह से होता है, जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किस उसके कारण सिम्टम्स माने गए, जैसे हेडेक हो सकता है, सीजर्स होता है, नोजिया, वोमिटिंग की वजह से, विजन की वजह से, हियरिंग, मोटर प्रॉब्लम्स और सेंसरी और कॉग्निटिव चेंजेस, ये सारे के सारे ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स बताए गए हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं? जिसे पेन, सेंसरी चेंजेस और मोटर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो सर्जरी है, सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल। रेडिएशन से भी ट्रीट कर सकते हैं, कीमोथेरेपी से भी ट्रीट कर सकते हैं, कि पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी ये इससे चेंज नहीं कर सकते, फिर उसकी पोजीशन चेंज करते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज, तो जो इनहेरिटेड यानी कि पहले से जो किसी और से हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, तो वो कौन से होते हैं? देख लेते हैं। ब्लॉच, सल्जबर्गर या फिर चैरेट मैरी टूथ डिजीज। हमें क्या होता है? जो हमारी ब्रेन होती है उसमें इंजरी होती है, उस हेड इंजरी की वजह से हमारी बॉडी में ब्रेन में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच इज टर्म्ड एज, तो जो हमें बोलने में दिक्कत होती है या फिर समझने में दिक्कत होती है वो किस वजह से होती है? उसे बोलते हैं अफेसिया। तो अफेसिया की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती है, हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड लास्ट है इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एपिलेप्सी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो हमारी एपिलेप्सी होती है उसको डायग्नोज करने के लिए, यानी कि ढूंढने के लिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, तो हमारी ये प्रॉब्लम्स कैसे पता चली, वो सारे सिम्टम्स होते हैं उसके एक को छोड़ के। कौन सा है वो? देखते हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट, ईईजी, ब्रेन स्कैन या फिर वाडा टेस्ट। तो ये है सिंपल ब्लड टेस्ट है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। हम ईईजी के थ्रू इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, ब्रेन स्कैन कर सकते हैं हम, और वाडा टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन है सिंपल ब्लड टेस्ट से इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी टू एलिमिनेट और शार्पली रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स में इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जब हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है एक को छोड़ के। ठीक है, तो ये वैसे एपिलेप्सी क्या होता है? ये चिल्ड्रंस के अंदर या फिर एडोलसेंट्स के अंदर होता है, और ये क्या होता है? बिहेवियर और इमोशनल डिफिकल्टीज की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीलेप्सी ड्रग्स या फिर वैगस नर्व स्टिमुलेट सर्जरी। तो ये क्या है? कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं होते, क्योंकि ये तो इसके कॉजेज ही माने जाते हैं। तो बाकी सारे के सारे हम इसके ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए, जिसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन ए इसमें नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।